नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड पर कैसे लगा भ्रष्टाचार का ग्रहण। आखिर लोगों की आशाओं पर क्यों हो रहा है वज्रपात। लाखों युवा हर साल प्रदेश के महानगरों में रोजगार की तलाश में, उसकी तैयारी करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लाखों रुपए उस तैयारी में खर्च कर देते हैं, परंतु जो प्रदेश के खेवनहार बने हैं, जिनके पास कंधों पे इस परीक्षा को सही करने का दायित्व होता है, उन्हीं में से कोई आस्तीन के सांप बनकर उनके भविष्य को चूना लगा ले। थोड़ी सी भूल तो पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं। और हमारे बीच में इस चर्चा में भाग लेने के लिए जोशी जी आए। जोशी जी अभी जा रहे थे किसी महत्वपूर्ण काम पे। उन्होंने कहा, रावत जी, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का आलम है, युवाओं की आशाओं पे वज्रपात हो रहा है, कैसे होगा उत्तराखंड का भला। तो हमने कहा, ये भ्रष्टाचार कोई एक साधारण सी बीमारी नहीं है कि एक इंजेक्शन दिया और खत्म हो गई। ये ऐसी बीमारी है जिसमें कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। तो ये बीमारी किसी व्यक्ति की नहीं है, अपितु एक सोच की है। उस सोच पे जब तक अंकुश नहीं लगाए गए, क्योंकि आदमी अनेक प्रकार से इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देता है। जिसको अवसर मिलता है वो सोचता है कल समय मिले न मिले, आज ही चपट कर लो। ये जो प्रवृत्ति है, तो ये आज शुरू कर रहे हैं हम इस चर्चा को। ये चर्चा है, मोहन जी आप बताएं क्या चर्चा है आजकल। नमस्कार रावत जी। अभी आप देख ही रहे होंगे उत्तराखंड में जिस तरह नौकरियां अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को रेवड़ियों की तरह बांटी गई है। ये सुना, ये चर्चा तो बड़ा बुरा लगा। बुरा भी लगने के साथ साथ अभी एक महीने पहले मोदी जी का एक भाषण याद आया। मोदी जी कह रहे थे फ्री की रेवड़ियां बांटने से देश जो है वो जाएगा। तो मैं मोदी जी, आप देखिए, डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में जिस तरह नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी गई है, क्या इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? इसकी जांच नहीं करवाएंगे? उत्तराखंड के देखिए दूर सुदूर गांव में किस तरह, कितनी परेशानियों के बाद भी जो हमारे युवा हैं वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं किसी तरह एक सरकारी नौकरी उनकी लग जाए। उस सरकारी नौकरी के लिए वो दिन रात अपने मतलब किसानी, खेती, वो कार्यों के साथ साथ उसकी तैयारी भी करते हैं कि चलो यार, उनका एक सपना है किसी तरह नौकरी लग जाए, किसी तरह। क्योंकि उत्तराखंड में कोई हर जगह ऐसे रोजगार, ऐसे फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री है नहीं कि उनको वैसी नौकरियाँ मिल जाएं। तो एक सरकारी नौकरी का ही वो बनता है। और जब वो मेहनत भी करते हैं, परीक्षा भी देते हैं, तो पता लगता है ये तो खाली जनता और उसको दिखाने के लिए था। क्योंकि नौकरियां तो पहले ही जो वहाँ पर वो उनके जो जिनके कंधों पर ये वो है, वो बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, वो अपने रिश्तेदारों को पहले ही नौकरियां दे चुके हैं। तो फिर ये आडंबर क्यों? ये परीक्षाएं, ये इंटरव्यू, ये इसका रिकॉर्ड क्यों करते हैं? उन्हें स्पष्ट युवाओं को कह देना चाहिए, जब जिसका मौका मिलेगा, हम चाहे कांग्रेस, भाजपा, जो दल आएंगे वो अपने अपने रिश्तेदारों को देंगे। आप तैयारी न करें, कम से कम उनका जो व्यर्थ का जो पैसा, जो समय बर्बाद होता वो तो ना हो। अब मैं सारे उत्तराखंड के युवाओं से या जिनसे कहना चाहता हूं, जब तक भी जो ये नौकरियों में, धांधलियों में, रेवड़ियों की तरफ बांटी गई हैं, इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी, एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करना है जिसने भी ये की है, जो कोई भी हो, कोई भी सरकार, कोई भी हो, उसके अगर वो उसमें अनियमितता पाई जाती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल ही नोएडा में ट्विन टावर 32 मंजिला वो गिराया गया है भ्रष्टाचार का, वो खाली वही ना हो, वैसा ही एक्शन उत्तराखंड के जिन लोगों ने इन नौकरियों की करी है इनके ऊपर हो। उसके लिए सब लोग जो भी इसे देख रहे, सुन रहे हैं, और जिले स्तर पे, गांव स्तर पे वो उठाया जाए और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जाए ताकि आने वाले अब भविष्य के साथ ये खिलवाड़ न कर सकें। रावत जी।
बहुत सही दर्द, उत्तराखंड के युवाओं का दर्द, जिसमें कहते हैं या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आया। अब स्थिति ये है, एक तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग थे, उसमें स्नातक स्तर की परीक्षाएं जो हुई और कई परीक्षा, उसमें क्या हुआ कि उसकी परीक्षा में जो प्रिंटिंग प्रेस वाला था उसको 2 करोड़ रुपए देकर वो पेपर हल कर दिए गए, वो पेपर लीक कर दिया गया। वो लेके वो 500 कुछ लोगों को 15 लाख 20 लाख रुपए की दर से उसे बेचा गया। और बेचारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने चुपचाप उसका हल करके उसको नियुक्ति भी मिली। जब ये भांडा फूटा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच होगी, जांच में बिठा दी गई, पकड़े गए। एक हाकम सिंह नामक प्राणी पकड़ा कितने गया। हाकम सिंह और उसमें एक मन्नाल मिला, पूर्व अधिकारी वो था, मन्नाल मिला, एक जोशी, जिसकी फोटो तमाम बड़े बड़े नेताओं के पास है, साथ है। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे हाकम या ये छोटे के मन्नाल के बस का नहीं है। जब ऊपर से तंत्र में आदमी इनको संरक्षण देने वाला न रहे। अब ये ऐलान कर रहे थे, लोग कर रहे थे बहुत जबरदस्त, मुख्यमंत्री ने किया, तब तक ये एक लीक हो गया। मुख्यमंत्री की ओएसटी की पत्नी को लगा दिया, उसके साले को लगा दिया। इधर से जितने भी मंत्री संतरी थे सबके ओएसटी रिश्तेदारों को लगा दिया। ओएसटी कौन लग रहे हैं? ओएसटी तो अधिकांश जिनके पास है वो संघ से भेजे जा रहे हैं। स्थिति तो ये है। अब ये नहीं है कि केवल यही मुख्यमंत्री के लगे, इससे पहले भी तो रहे। उत्तराखंड में पहले दिन से हम इस बात के साक्षी हैं, जो भी विधानसभा अध्यक्ष बना वहाँ एक वो रहा कि वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को लगाता। मुख्यमंत्री बना वो अपने आदमियों को वो कर दे। कोई मंत्री बना वो, जिस प्रकार से ये शिक्षा मंत्री थे हमारे ये नैथानी जी, शिक्षा मंत्री रहे मंत्री प्रसाद जी, उनके बारे में ये आया कि उनके बच्चे और उनके रिश्तेदारों को भी भर दिया गया। ये केवल मंत्री प्रसाद की बात नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी होते हैं, लोग बहुत हल्ला करते हैं, ये हो तो वो हो, ये जांच हो। जांच कौन करेगा? जांच वही तंत्र करता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे से बंदर को पकड़ लेते हैं, उसको अंदर कर देंगे, उस बंदर को अंदर कर देते हैं, उसे कहता है चिंता मत कर, तेरे पीछे हम हैं, तुझे देख लेंगे, कोई बात नहीं। लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये तब तक ये ड्रामा कर दिया जाता है। ये होता है जो जिस स्तर पे होता है। अब ये है कि बीजेपी की सरकार आई, अगर बीजेपी अपने जमीनी कार्यकर्ता को, जो गरीब हो, जरूरतमंद हो, उनको देता तो कोई बात नहीं, चल दिया, कोई बात नहीं, चल दिया, कोई कर दिया। इतने बड़े लोग अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, केवल उनका ही पेट नहीं भर रहा है, उनकी घरवालियों को चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए। और ये प्रेमचंद जी आए, प्रेमचंद जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, आर्य जी रहे। प्रेमचंद जी कह रहे हैं मेरा लड़का योग्य था। हाँ, योग्य लड़के को मिलने चाहिए, पर उसे कम से कम तो और भी तो होंगे, सही ढंग से करनी चाहिए थी। और वो भी तो जो जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब योग्य ही होते हैं, अयोग्य थोड़ी करता है। नहीं, सारी चीजें ये है कि एक कम से कम लोगों पारदर्शिता, दायित्वशीलता कुछ इस ढंग से लगे कि लोगों को ये निष्पक्ष ढंग से हो रहा है। अब ये केवल एक तंत्र की बात नहीं है, ये बात ये है कि इनकी प्राथमिकता जिस ढंग से ये चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या लगता है? पैसा। टिकट किसे मिलता है? पैसे, जो पैसे देता है, जो नेता के पैसे देता है, पार्टी को पैसे देता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को घुमाने में सक्षम रहता है, या जो उसमें करोड़ों रुपए खर्च करता है। आजकल ये है कि एक विधानसभा का चुनाव लड़ना भी करोड़ों रुपए खर्च होता है, कम से कम 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़। अब आम आदमी तो 5 करोड़ ला नहीं सकता, मेहनत से ला नहीं पाएगा, तो वही माफिया आएंगे। 5 करोड़ खर्च करेगा तो 25 करोड़ कमाएगा, और कमाएगा कहाँ से? वो जनहित के कारनामों से। इसी प्रकार से भर्तियों को बेचकर
ये जो ठेके हैं, खनन के हैं, वो है, जितने हैं, ये इन्हीं से जो कमाया विकास जाता की है। योजनाएं हैं उसमें चूना लगाएंगे। जिलाधिकारी को कहेंगे, जितने इंजीनियर हैं इनको कहेंगे वसूली करके लाओ 10%, 20%, 30%। इधर से केंद्र वाले कहते हैं अरे भैया हमें भी ये फंड दो, प्रदेश में हमारी सरकार है, पार्टी चलाना है, चुनाव करना है, तो उनको भी फंड की जरूरत होती है। और वो फंड भी मुख्यमंत्री नोट छापने के लिए तो मशीन बना नहीं सकते। सही। अगर मुख्यमंत्री नहीं देगा तो उसे उठा के उधर फेंक देंगे, दूसरे को बदल देंगे जो पैसे दे। अभी ये जो पूरा तंत्र है कि चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आई, कोई भी आए, इसमें पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं आई, सिस्टम यही बन चुका है, चरित्र एक बन चुका है बस कि आओ लूटो। जनता का लोकतंत्र की बजाय ये लूट तंत्र बन चुका है। जिसे अवसर मिला वो देश के विकास के संसाधनों में बंदर बांट करता है। अब इसका ये होता है कि इस देश में अब भ्रष्टाचार के नाम पे जोशी जी कह रहे थे आंदोलन करो, सड़कों पे उतर जाओ। अभी कुछ साल पहले हुआ था अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, तो उसमें ये कहा था भ्रष्टाचार हो गया देश में। रामदेव जी ने भी कहा भ्रष्टाचार हो गया, खा गए। उससे पहले आया कि देश की सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, नीलाम कोड़ी के भाव बेच दिया, ये निजी कंपनियों को बेच दिया। तो ये बेच क्यों रहे हैं भाई? ये इसलिए बेच रहे हैं, अगर इन्हें देश का दर्द रहता, कोई मंत्री बनता है तो वो अपने जिसमें परसेंटेज उसकी कंपनी का होता है उस कंपनी को आगे बढ़ाता है। सरकारी तंत्र को जैसे कहा BSNL को ख़त्म कर दिया, भारतीय दूरसंचार निगम को, उसे निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए। और ये था कि जिस समय UPA की सरकार थी उस समय ये बताया गया कि एक ऐसा जहाज रानी मंत्री था कि उसने निजी क्षेत्र की कंपनियों को फायदा न करने के लिए एयरलाइंस को भी। अब ये आया कि लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने रेल की नौकरियों में लोगों से जो जमीनें ले ली। उससे पहले नीतीश तो जो है निजीकरण के चक्कर में था उस समय अटल बिहारी सरकार में, इसको घाटे में शो कर रहा था, और उसके बाद लालू आया वो प्रॉफिट में शो कर रहा था। तो यही तंत्र है, नौकरशाह वही है, सब वही है। अब नौकरशाह जो ये होते हैं ये यहाँ बैठे रहते हैं। एक भी छोटे से अदना इंजीनियर में कल झारखंड में वो किया, क्या कहते हैं, छापा पड़ा तो करोड़ों रुपए मिले उसके घर से। हमारा मैंने ब्लॉक जो ग्राम विकास अधिकारी है उससे लेकर ये ब्लॉक में बैठे जो विकास की योजनाओं को देखरेख करते हैं, जमीनी स्तर पर भेजते हैं ये क्षेत्र विकास अधिकारी, उसकी जांच कर दी जाए। ग्राम विकास अधिकारी से लेकर जो सचिव होते हैं प्रधानों के, ये बेचारे छोटे छोटे, तो इनके पास भी खुद संपत्ति मिली। सारे बजट वहाँ परसेंटेज, इतना परसेंट इसको देना है, इतना परसेंट अगर वो कर दिया आपने, उसकी नहीं दिया तो वो पास ही नहीं करेंगे। एक हमारा ये आंदोलनकारी है श्याम प्रसाद खंतवाल, उसे संसद में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी गोली लगी थी। श्याम प्रसाद खंतवाल जी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ के गांव में भी जाते रहते हैं, तो उनको भी उनमें लाभार्थी ग्राम प्रधान ने ऐसी योजनाएं वहाँ दिखाई। जब वो बड़े जागरूक आदमी है, सूचना के अधिकार से देखा कि उन्हें भी लाभार्थी का वो दिखाया, जबकि उन्हें मिला नहीं था। उन्होंने उसे एकदम अपील कर दी तो पूरा तंत्र के गले गले आ गया। अब वो उसे झाड़ फूंक कर रहे हैं। तो ये समस्या ये है। तो हमने बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल यहाँ आए, उन्होंने कहा जी कि इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पे नौकरी करते हैं, करोड़ों रुपए खास वहाँ पे मिल सकते हैं इन्हें, पर ये देश सेवा के लिए आए। उन्होंने भी कहा हम सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, स्वराज लाएंगे, और जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उसे हम बिल्कुल उसे पद पर रहने नहीं दिया जाएगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब जिस पे भ्रष्टाचार का उन्हें कह रहे भारत रत्न दो। मंच पे देखा हमने जंतर मंतर, हमने कहा भाई मुद्दा बहुत अच्छा है, इसमें खड़े रहे हम, रामना मैदान से उसमें रहे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जन लोकपाल आना चाहिए। भाई जन लोकपाल आएगा तो हमारा तो माथा तब टनका जब ये पूरा गिरोह ने जो अन्ना आंदोलन का गिरोह था,
खंडूड़ी के ऐसे लोकपाल बिल को कहा आदर्श है जिसमें सब सहमत न हो तब तक उस पे कार्रवाई नहीं होगी, आरोप नहीं लगेगा। हाँ जी। तो हमने कहा भाई ये आरोप, अब उसमें पीएन से लेकर पीएम तक वो थे, पर एनजीओ को नहीं रखा था। तो हमने कहा ये आदमी कर क्या रहा था। अब वो देखा अरविंद केजरीवाल ने अपने मंच पे फोटो लगा रहे होते थे, ये प्रणब मुखर्जी की भी फोटो लगा दी, उस समय वित्त मंत्री थे, हाँ जी। कि इनको भी ये भ्रष्टाचार पे है, ये भी उस 15-16 लोगों की लिस्ट थी उनकी, कई वो लिस्ट करके फोटो लगा दिया है। लालू की लिस्ट थी, बाद में वो लालू के साथ ही बाद में वो चले गए। तो जब वो सत्ता में आए, हम सुविधाएं नहीं लेंगे, एक मंत्रालय नहीं रखा है इस बंदे ने, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, इसलिए सुविधाएं ले रहा है, बस सुविधाएं इसलिए रहा। बहुत चालाक किस्म का आदमी, कालनेमी टाइप का। और जब उनके विधायक और सांसद मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं तो कह रहे हैं ये सर्टिफिकेट में खुद दे रहा है, प्रमाण पत्र। कट्टर समर्थक, अब एक नया ईमानदारी का नया कट्टर ईमानदार। बताओ ये, अब बताइए जी किस पे भरोसा करें। लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया भ्रष्टाचार के लिए। इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन हुआ, हजारों लड़कों ने, युवाओं ने विदेश से लेकर देश में अपने जो वो नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपने उद्योग धंधे छोड़े और इनके आंदोलन में आ गए। अब ये भी वही, पूरा जितने राजनीतिक दल हैं ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने लिए काम चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी भी ढंग से चुनाव जीतो और अपना गिरोह मजबूत रहे। दूसरा जो उनको दल में भी लोकतंत्र की ये स्थिति है कि दल में भी जो अच्छा काम करता है उसे वो नहीं मिलता, उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसे किनारा फेंक दिया जाता है। और आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव जैसे लेकर ये हमारे श्रीओम गौतम से लेकर किरण बेदी कितने लोगों को हाशिए में डाल दिया है केजरीवाल ने, केवल ये कि मैं नेता कैसे बनूं, मेरी चौधराहट कैसे चले, अपने यशमैनों को, अपने जी हजूरी करने वालों को, अपने एनजीओ को, जिसे अमेरिका के संस्थाओं ने जिसे मैगसेसे अवार्ड दिया एनजीओ को, उनके लोगों को उसमें पदासीन कर दिया। अब बताइए, और कहाँ छपा रहे हैं प्रमाण पत्र? न्यूयॉर्क टाइम्स में, यहाँ के अखबारों में नहीं, और उधर गल्फ में खाड़ी देशों के। अरे भैया, सरकार तो किसे मूर्ख बना रहे हो? लोगों को नहीं पता है कि अमेरिका की एजेंसियां किस प्रकार से भारत को कमजोर करती हैं? हमें नहीं पता हमारे परमाणु कितने वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया गया। हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ देश के कल कारखाने, परमाणु संयंत्रों को कमजोर करने के लिए किस प्रकार से तथाकथित सिविल सोसाइटियों को आगे करके इस देश के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया गया। यहाँ जातीय लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पर किस प्रकार के नाना प्रकार के इनको ये बनाया जाए, बहाने बना करके देश के विकास का प्रवुद्ध कर। और राजनीतिक दलों की ये स्थिति हो गई। इस समय दुनिया में 3-4 देशों के पास जरा राष्ट्र के लिए काम करने वाला नेतृत्व है। एक रूस के पास है, एक चीन के पास है, इजराइल के पास है। वहाँ प्राथमिकता देश होती है, यहाँ दल होता है। अब यहाँ दल होता है, दल में भी मैं होता हूँ, दल में ये नहीं होता दल में। अब ये देखिए कांग्रेस में देखिए किस ढंग का हो रहा है। जीवन भर नेहरू परिवार की चाकरी करने वाले लोग, उनकी कृपा, उनकी बैसाखियों से मंत्री से लेकर तमाम बनने वाले लोग, आज जब कांग्रेस को संघर्ष का समय आया तो वो कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। अबे लोकतंत्र क्या है? तुम कौन से लोकतंत्र से आए हो? गुलाम नबी हो, ये अपना हिमाचल का ये क्या कहते हैं शर्मा हो, ये तुम्हारे कपिल सिब्बल जो क्या कह रहे हैं 2019 से पहले राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उससे नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ ना। मंदिर तो बन गया, तो नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। ऐसे लोग जब भारतीय राजनीति में रहेंगे, ना समझ लोग, इस समय ये चाहिए कि किसी भी ढंग से इस प्रकार देश में ऐसी राष्ट्रीय सरकार बने जो कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में इस देश में बहुत बड़ा संकट है। नहीं तो राव जी बताइए, हाँ,
उत्तराखंड अब के ये अंदर नहीं, ये आया कि वहाँ एकदम वो आ गया, क्या कहते हैं, केजरीवाल सतासीन हो गए। अब केजरीवाल सतासीन होंगे तो भ्रष्टाचार गया भाड़ में, तो केजरीवाल यहाँ शराब पिलाने बैठ गए। उन्हें स्कूल की चिंता, एक स्कूल नहीं बनाए 7 सालों में, कह रहे हैं हमने कमरे बनाए। अरे कमरे क्या बनाए? दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बड़ी अच्छी शिक्षा थी। तुम तो मुखिया आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, वो भ्रष्टाचार गया काम से। पहली सरकार गिराई इन्होंने अपनी, कहा जन लोकपाल नहीं आया, दूसरी सरकार में जन लोकपाल पता नहीं कहाँ चले गया, सब गायब है, उस पर कोई चिंता ही नहीं। भ्रष्टाचार पे इनका एक मंत्री जेल में है, दूसरा जाने वाला है, जो यहाँ मुख्यमंत्री का सारा दायित्व जो निभा रहा है। अपना एक सिग्नेचर नहीं करेंगे। भाई तुम में नैतिकता होती है, एक सुविधा क्यों ले रहे हो? पंजाब से भी ले रहे हो, दिल्ली से भी ले रहे हो। अरे तुम कैसे जत्थेदार बन गए हो नैतिकता के? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नैतिक भ्रष्ट तो यही है कि जब आदमी काम ही नहीं कर रहा है कुछ, तो और उसकी सुविधाएं ले रहा है, पद क्यों नहीं लिया? तुम केवल ये है कि सिग्नेचर मेरे हस्ताक्षर न रहे कागजों में, मैं पकड़ा ना जाऊं, जवाबदेही मेरी न रहे, बने। इसलिए जब तुम पद का लाभ उठा रहे हो तो जवाबदेही से क्यों बच रहे हो? अब अंधभक्त हैं, अब हर पार्टी के अंधभक्त अपने जगह पर। राष्ट्र का भक्त कौन करेंगे? राष्ट्र का कल्याण कौन करेगा? देश को रोजगार कौन देगा? करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। कहीं पर तो इस प्रकार की योजनाएं आ रही हैं कि कौन सी योजना? अग्निवीर। अब ये अग्निवीर नहीं भाई, पेटवीर चाहिए लोगों को, जिससे इसमें भी देखिए ना, अग्निवीर के लिए जो इन्होंने चलाया, पिछले साल जो जिन लाखों लोगों ने तैयारी की थी, खाली उनके फिजिकल सब कुछ हो गया था, पेपर ही रह गया था। ना, उनका पेपर ही नहीं हो गया, ये पास में कर दिया, उनको नियुक्ति नहीं है। ये लोग हजारों हैं इस ढंग से जिन्होंने नियुक्ति भी, पेपर भी पास कर दिए, मेडिकल भी कईयों का हो गया, पर नियुक्ति नहीं दे रहे। भाई देश की सुरक्षा में रूस ने अभी 1.25 लाख सैनिकों को भर्ती किया, क्योंकि लड़ाई अभी हमारी चीन से होने वाली है। ताइवान और चीन की लड़ाई होगी तो भारत तटस्थ नहीं रह सकता। तो लड़ाई होगी, कौन लड़ेगा जी? ये नेता लड़ेंगे? ये तो घर में रहेंगे, ये चले जाएंगे अमेरिका, ये इंग्लैंड चले जाएंगे, चीन चले जाएंगे, ये चोला बदल देंगे किसी भी समय पे। इनका कोई नहीं ठिकाना, ये कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, जो भी सत्ता में आए उसका जिंदाबाद। ये बन जाएंगे जयचंद की तरह। देश कौन बचाएगा? देश बचाने के लिए अब इस समय ज़रूरत है, हमारी मोदी जी से अनुरोध है, एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद एकदम लोगों को लोकतंत्र का अर्थ मालूम नहीं। लोग अपने जाति के चक्कर में फंसे रहते हैं, क्षेत्र के चक्कर में फंसे रहते हैं, दलों के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। उन्हें देश और समाज और राष्ट्र का कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए नैतिकता, भाड़ में जाए न्याय, मुझे कुछ मिल जाए बस। अपना हित स्वार्थ पूरा होना चाहिए। जब तक हम देश के हित में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश के आम नागरिकों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और वो भी सरकारी माध्यम से। सरकारी विद्यालयों में, ये निजी विद्यालय, निजी चिकित्सालय देश के पैसा कमाने के कारण गर्त में धकेलने वाला है। परंतु यहाँ अफसोस ये है कि जो भी सरकार आती है वो निजी विद्यालयों को, क्योंकि अधिकांश नेता अपने विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, और यह नेताओं को बंदरमान मिलती है, कमीशन मिलता है, ठेकेदारी में कर्मचारी लगते हैं, हर महीने उनको कमीशन मिल रहा है, इसलिए देखा। अब ये केवल नौकरियां, जब जहाँ सुरक्षा, देश के सैनिकों की पे जो होने वाले खर्च को भार समझा जाए, लोगों को सामाजिक न्याय, इतने परिवार पलेंगे, लाखों लोग परिवार पलेंगे, जितनी नियुक्तियां हैं इस देश में खाली पदों में, अगर उन्हें भरा जाता, रोजगार परक होना चाहिए था ना, हमारी योजनाएं रोजगार परक। अब यहाँ जीडीपी का खेल आता है कि सकल घरेलू उत्पाद जितना ज़्यादा होगा उतना, अरे कल्याणकारी सरकार चाहिए। तो इसलिए ये होना चाहिए कि यहाँ कम से कम 10-15 साल तक किसी भी ढंग से इस प्रकार से कार्य होना चाहिए कि ये चुनाव को एक तरफ हटा दिया है।
चुनाव कोई जरूरत नहीं है, ये लूट, कौन हमें लूटे इसे चुनने की जरूरत नहीं। ये अरबों रुपया जो इसमें खर्च होता है, ये अरबों इसके लिए देश को निर्माण के लिए एक मजबूत, और उसके लिए क्या करें, इसके जितने भी सरकारी कर्मचारी है पहले तो इनकी जांच करें कि इन्हें आय से अधिक संपत्ति कहाँ से अर्जित की। ये बेनामी संपत्तियां इनकी जब्त की जाए, चाहे जितनी है, चाहे ग्राम विकास अधिकारी से लेकर, छोटे से लेकर ऊपर एक आईएएस तक, ये कैबिनेट सेक्रेटरी और नेताओं को भी सारे भत्ते बंद कर देने चाहिए। उनको ये वेतन, इनको क्या करना चाहिए कि इनको खाना पीना रहना जाना निःशुल्क सरकारी तरफ से होना चाहिए। ये देश सेवा कर रहे हैं, वही ये परमानेंट नौकरशाही हटा देनी चाहिए। और देश में भ्रष्टाचार जो करे उसको तत्काल फांसी होनी चाहिए चीन की तरह, तो तभी भ्रष्टाचार रुक सकता है। और उसकी संपत्ति जब तक अंकुश नहीं लगा, जैसे चीन के राष्ट्र विरोधी तत्वों को जितना मजबूती से अंकुश लगाया, अगर ये अंकुश भारत में लगाया जाए, यहाँ को भारत में ये कहने की कोई हिम्मत न हो कि भारत तेरे टुकड़े हों हजार, और भारत के खिलाफ दुश्मन देशों की जयकार करने वाले लोगों की भी जब्त होनी चाहिए। जिन पार्टियों ने भारत के विभाजन में सहभागी रहे, उन पार्टियों के नाम से मिलते जुलते संगठन को भी यहाँ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहली बात, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, अभी ये चिकित्सक हैं जितने MBBS के बैसाखियों पे रहते हैं, ये जो MBBS वाले छात्र दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में न जाए, उन सब को भी प्रतिबंध कर देना चाहिए कि वो सेवा के भाव लूटने के लिए भारत में कोई सेवा नहीं है। उनको शिक्षा का वसूली के जितना खर्चा किया वो वसूल करना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा ये मानना है, ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा चीज़ है। भ्रष्ट आचरण करने वाला आदमी भ्रष्टाचारी है, चाहे केवल वो आर्थिक रूप से करे, चाहे वो राजनीतिक रूप से करे या देश के साथ करे, वो भ्रष्टाचारी होगा। तो रावत जी देखिए, अब ये सरकारों से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सरकारें ही ये कर रही हैं। अब हमारा जनता से है, अब हमारी जनता से अपील है, जनता को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ से भी वो सबको एक साथ उठना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सरकारों से हम क्या करेंगे, ये सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही हैं, तो ये जांच क्या करेंगी, ये किसे सज़ा देंगी, ये सज़ा नहीं देंगी। अब जो लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगली बार से वो किसी भी दल से अगर वो इलेक्शन लड़ते हों, उनकी ज़मानतें जब्त हों। एक बार जनता अगर फैसला कर ले तो ये भ्रष्टाचारियों को सजा सबक अब जनता ही दे सकती है, इनके खिलाफ और कुछ नहीं। लेकिन अगले इलेक्शनों में अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, सरकार तो कुछ करेगी नहीं, तो जनता को ये है, ये जहाँ से भी उठें, जिस क्षेत्र से उठें, इनकी ज़मानत जब्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। जो इन लोगों के हकों के साथ इनके हकों को छीने, इनके सपनों को वो ख़त्म रौंदे, ऐसे लोगों को पदों पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये सरकारें उनको हटाएंगी नहीं, हटाएगी भी जनता ही। ये आपने सही कहा, हटाएगी जनता, पर जनता एक निराकार चीज़ है। जैसे अभी लंका में हुआ एकदम अराजकता हो गई। जब तक व्यवस्था में नेतृत्व कर रहा हो व्यक्ति दिशावान न हो, उसकी सोच राष्ट्र के प्रति न हो, वो राष्ट्र में अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसी होगी व्यवस्था? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान जनता को चिंतन मंथन करना चाहिए। और ये जो मोहन जोशी जी ने अच्छा सुझाव दिया कि इन लोगों को चाहे क्षेत्र में हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, ये वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, विकास खंड का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को कभी सपोर्ट न करें, उन्हें मतदान न दें, उनकी तरफ सहयोग न करें। और जो लोग इस व्यवस्था में आगे, वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। देश के केवल अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने तिजोरी भरने के लिए देश ने करोड़ों रुपये ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लिए नहीं चुका रहा है। देश इसलिए कर रहा है वो व्यवस्था सही बने। इसीलिए उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा
कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी, केवल आर्थिक भ्रष्टाचारी जिनका नीयत खराब थी, उत्तराखंड के खिलाफ थे, जो वो नारद तिवारी जैसे योग्य व्यक्ति भी यहाँ दुराग्रह के कारण उन्होंने पूरी व्यवस्था वहाँ तहस नहस कर दी। भ्रष्टाचार और व्यभिचार को शासन का एक अंग बन गया और आज इस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। केवल बीच में त्रिवेंद्र रावत थोड़ा ऐसा आया था, परंतु वो भी अपनी नासमझी और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हटा दिया गया। अगर कोई इस प्रकार से मजबूत व्यक्ति उत्तराखंड में आ जाए जो उत्तराखंड के इन नौसिखिए और भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाह पे लगाम लगाए, तभी उत्तराखंड में सबल हो सकता है। चाहे जो ये क्या नाम है उसका, मनलाल हो या हाकम जैसे हो, हाकम हो, ये मोहरे हैं, असली कुछ हैं। अगर इनको मिटाना है तो सबसे पहले इनकी संपत्तियों को जब्त करना होगा। वो नेता और नौकरशाहों को जो भ्रष्ट हैं, दागी हैं, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने वाले नेता ही सबसे भ्रष्ट होते हैं। वो वसूल कराते हैं, केंद्रीय नेतृत्व उनसे या प्रदेश नेतृत्व से वसूल कराता है। केंद्रीय नेतृत्व जब गलत लोगों के हाथों प्रदेश का नेतृत्व सौंपता है तो प्रदेश पथभ्रष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हिमाचल में परमार से लेकर वीरभद्र तक कितने अच्छे नेता आए, उन्होंने हिमाचल की नींव अच्छी रखी। उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा, स्वामी से लेकर अब तक ये धामी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो उत्तराखंड के हितों के लिए, उत्तराखंड के राज्य गठन की जनाकांक्षाओं को अपना स्वर दे सके। साकार करनी तो बहुत दूर की बात है। ये इतने निर्लज हैं, ये उत्तराखंड के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए ही तड़पते हैं, अपनी तिजोरी अपने रिश्तेदारों के लिए तड़पते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम केवल यही कह सकते हैं कि काल कभी माफ़ नहीं करता है ऐसे गुनाहगारों को। इसी आशा और विश्वास के साथ भ्रष्टाचारियों की लंका डूबेगी। किस ढंग से डूबेगी? जिस ढंग से कल यहाँ पे जुड़वा टावर नोएडा में सर्वोच्च न्यायालय और वहाँ की नोएडा की नगर पालिका, जो वहाँ के एमरॉन के जो निवासी थे उस क्षेत्र के, उन्होंने बहुत मजबूती से तमाम हथकंडों को, पानी की तरफ पैसे बहाने वाले माफियाओं को रोकते हुए न्याय को मजबूती से आगे बढ़ाया। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भ्रष्टाचार की लंका उत्तराखंड में भी ढहेगी, जरूर ढहेगी, एक दिन जरूर इसके ढहेगी। साथ भारत सारे में भी सहयोग के ढहेगी। साथ। जय हिंद, धन्यवाद।